मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। आपको पता होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसका लगातार डिग्रेडेशन होते जा रहा है। जो पार्लियामेंट जिस तरीक़ा से काम करना चाहिए हमारे पार्लियामेंट को, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और जो हमारा गवर्नमेंट है उसका जो पूरा गवर्नमेंट एक स्टेट है, पूरा जो हमारा गवर्नेंस है उसमें अगर एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है तो वो है पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा डेमोक्रेसी का एक वैसा सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर न सिर्फ लेजिस्लेचर बल्कि एग्जीक्यूटिव भी इसका ही पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट का कितना बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है उसका किस तरीक़ा से डिग्रेडेशन हुआ है ना, किस तरीक़ा से ये इनएफिशिएंट होता जा रहा है। हम जिस तरीक़ा से काम करना चाहिए हमारे पार्लियामेंट को, हमारे पार्लियामेंट्रियंस को, उस तरीक़ा से ये काम कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि हम ऐसा बोल ही क्यों रहे हैं, है ना, इसके पीछे क्या वजह है जो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये करंट अफेयर से कैसे जुड़ा होगा। क्योंकि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा बीपीएससी 69th आने वाला है ना, बीपीएससी 69th का जो मेंस स्टार्ट होने वाला है वो आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा। और इसमें जो GS2 आता है यानी जो पेपर 2 आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर है। तो इसमें पॉलिटी के सेक्शंस जो हैं उसमें भर भर के क्वेश्चंस आएंगे आपका करंट अफेयर्स से। क्योंकि आपको पता है GS2 जो है काफ़ी लेंदी पेपर होता है। इसमें 5-5 क्वेश्चंस के आपको 15 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के 15 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। उसके अलावा 38 नंबर का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। तो इसमें से पार्लियामेंट का जो टॉपिक है, जो पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग है, जो लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग है, वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा करंट में ही रहता है, हमेशा एक इशू इसके अराउंड बना ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शनिंग है पार्लियामेंट का वो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो डिस्कशन नहीं हो रहा है, बिना डिस्कशन किए बिल को पास कर दिया रहा है, लॉ को बना दिया जा रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हमारा जो जुडिशियरी है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको हम देखेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, CJI साहब क्या बोलते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता था वहाँ पर कहीं न कहीं वाइज और कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स हुआ करते थे पहले, लेकिन अब ये जो लॉ मेकिंग है, ये जो पूरा लॉ मेकिंग सिस्टम है, हमारा जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, वो अभी काफ़ी दयनीय स्थिति में है ना। और दयनीय स्थिति में है और इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस हैं और जो हमारा पार्लियामेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण हो ये रहा है भाई साहब कि हमारा जो कानून बन रहा है उसमें काफ़ी सारे गैप्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे लैक्यूना, काफ़ी सारे उसमें लैक्यूने हो रहे हैं, कमियां हो रही हैं उसमें, है ना, लूप होल्स उसमें हो रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण न तो वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है और अगर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है तो उसका सही से कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और कभी कभी तो जो लॉज बनते हैं उसमें इतने ज़्यादा एम्बिग्विटी होता है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता होना, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है ना। कुछ कुछ प्रोविजंस होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और लोगों को जुडिशियरी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ जाता है। तो ये हमारे CJI साहब बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा जो डीरेलमेंट हुआ है या जो हमारा कह सकते हैं डिग्रेडेशन हुआ है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सॉरी, पार्लियामेंट का फंक्शनिंग का या जो लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शनिंग है, उसका एक और भी हम नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है कि पार्लियामेंट के सेशंस बुलाए जाते हैं। आपको पता है कि कम से कम 3 सेशन तो बुलाए जाते हैं पार्लियामेंट का। एक आपका मानसून सेशन होता है ना, एक मानसून सेशन होता है आपका, एक आपका विंटर सेशन होता है और एक होता है बजट सेशन। ये 3 सेशंस तो आपके होते ही होते हैं, है ना। कम से कम 2 सेशन इसमें होना ही होना है, हर हाल में होना है, क्योंकि आपको पता है रूल है कि 6 महीना से ज़्यादा का गैप, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप 2 पार्लियामेंट्री सेशंस में नहीं हो सकते, है ना। तो ये बेसिकली जो बात हो रही है लोकसभा की होते हो रही है, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भी परमानेंट इसका
ये परमानेंट है तो वो चलता ही रहता है। होता क्या है कि पार्लियामेंट्री सेशंस बुलाए जाते हैं, उसका एक शेड्यूल होता है कि भाई इतना से इतना तारीख तक चलेगा ये सेशन, इसमें इतने सारे बिल्स को पेश किए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि शेड्यूल डेट जो होता है, ख़त्म होने की जो तारीख होती है सेशन का, उससे कहीं पहले ख़त्म कर दिया जाता है सेशन को। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 4 लगातार कंसेक्यूटिव सेशंस जो हैं वो अपने समय से पहले ही ख़त्म कर दिए गए। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया 2022 में, तो आप देखिए कि काफ़ी सारे जो इशूज़ हैं, जैसे लद्दाख के अंदर जो चाइनीज़ का जो इनकर्जन हो गया है ना, फार्मर्स का जो इशू हुआ उस समय काफ़ी ज़्यादा लंबा चला, कोविड-19 का जो हमारा गवर्नमेंट का रिस्पांस था, उसका स्ट्रेटजी था, या जो पेगासुस कंट्रोवर्सी हुआ। पेगासुस आपको पता है एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की एक कंपनी बनाती है ना। अब इसमें आरोप लगाया गया था कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी पेगासुस सॉफ्टवेयर का यूज करके जो है जो अपोजिशन लीडर्स हैं उस पर स्पाइंग कर किया जा रहा है। हालांकि इस पर डिबेट हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है हमारा 2 सेशन को कर्टेल कर दिया गया है ना, छोटा करना पड़ा उसको। तो ये होता क्या है, अगर आपके सेशंस नहीं होंगे तो काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं, बहुत ही जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उस पर चर्चा ही नहीं हो पाएगा। और चर्चा नहीं हो पाएगा भाई साहब, तो आप समझ ही रहे हैं, गवर्नमेंट को जो मर्जी आएगा वो करेगा, है ना। तो ये इश्यूज हो जाते हैं। तो बोलता है कि अगर इस तरीक़ा का पैटर्न कंटिन्यू रहा, अगर इस तरीक़ा का पैटर्न कंटिन्यू रहता है, तो हमारा जो नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, जिसमें आपको पता होगा 18 सितंबर से जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो नया सेशन, जो स्पेशल सेशन स्टार्ट हुआ है हमारा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में। तो ऐसे में क्या है कि आपका बिल्डिंग तो नया है, आपका बिल्डिंग तो बिल्कुल नया है, चकाचक है, मॉडर्न है। लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है जो डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो डिसफंक्शनल हो चुका है। यानी जो काम करना चाहिए उसको वो कर नहीं रहा है, और उसके लिए आपने एक नया बिल्डिंग बना दिया है। मतलब ओल्ड वाइन है लेकिन नए बोतल में है। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इशूज़ विथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या क्या इशूज़ जो हैं हमारे पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में आ रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सेशन है, इसको बहुत ही जल्दी एडजॉर्न कर दिया जा रहा है, बार बार एडजॉर्न कर दिया जाता है। देखिए, एडजॉर्नमेंट आपको समझना होगा क्या होता है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि किसी सेशन का किसी दिन में जो है उसको ख़त्म किया जाता है। जैसे मान लो आज 18 सितंबर को सेशन बुलाया गया है ना, और शेड्यूल ये था कि 11 बजे से सेशन स्टार्ट होगा और 4 बजे तक चलेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि 11 बजे शुरू हुआ, शोर शराबा हुआ, इसको एडजॉर्न कर दिया गया। हाँ, शुरू होते ही इसको बोला गया कि चलो इसको एडजॉर्न कर दिया जाता है आज के लिए, है ना। तो ये इसको एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। तो अगर रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री सेशंस जो हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी एडजॉर्न हो रहे हैं, और इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे, दिसंबर 2010 में जैसे ही 2G स्कैम का चर्चा हुआ, मार्केट में इसका न्यूज़ आया, तो विंटर सेशन जस्ट 6% वर्क देखा। मतलब जितना 100 काम अगर करने थे, 100 बिल्स को मान लो लाने थे, 6 बिल ही ला पाया गवर्नमेंट। अगर डिस्कशंस होने थे तो डिस्कशन सिर्फ 6% हुए। ठीक है, पास्ट 10 साल में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा जो है अपना शेड्यूल टाइम से मात्र 1/4 काम कर पाया, उससे भी कम। 2021 का मानसून सेशन में देख लीजिए, लोकसभा जो है हमारा शेड्यूल्ड वर्क्स जो उसका था कि 19 दिन तक काम करेगा और हर दिन 6 घंटा काम करना होगा, मतलब सेशन चलेगा। लेकिन हुआ ये कि करना था 6 घंटा 19 दिन तक लगातार, लेकिन किया क्या, ये 19 दिन भी नहीं चला और मात्र 21 घंटा, ओनली 21 आवर्स ये चलता है। आप देखिए, ओनली 21 आवर्स चलता है ना। तो आप देख लो, 19 × 6 चलना था इसको, 19 × 6 इसको चलना था, लेकिन चला सिर्फ 21 आवर्स, यानी 21%, मतलब 1/4 से भी कम। समझ रहे हैं। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, आपको पता होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। सारा डेटा जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके सब कुछ है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक तरह से साइट है। ठीक है,
उसके अलावा क्या होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपका पार्लियामेंट सही से काम नहीं करेगा तो होगा क्या कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है इसका सही से आप स्क्रूटनी नहीं कर पाइएगा, इसका जांच नहीं कर पाइएगा कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है, क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है। इसको आप एग्जामिन नहीं कर पाएंगे भाई साहब, एग्जामिन नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, तो गवर्नमेंट क्या होते चला जाएगा, गवर्नमेंट आपका ऑथोरिटेरियन होते चला जाएगा, क्योंकि इसको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी गवर्नमेंट की, तो भाई हालत तो क्या हो जाएगा आप समझ ही रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि स्क्रूटनी जो है गवर्नमेंट बिल्स का वो काफ़ी कम हो जाएगा भाई साहब, बहुत कम हो जाएगा, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक ब्लैक जो है ना मैच नहीं कर रहा है, तो रेड ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा डीप कलर, चलो ओके। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट का बिल है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसका स्क्रूटनी नहीं हो पाएगा, उसका जांच नहीं हो पाएगा, पड़ताल नहीं हो पाएगा। और जो मोस्ट ऑफ द बिल्स जो हैं अगर आप देखेंगे रिसेंटली, तो बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना जांच पड़ताल के, बिना डिबेट के पास करते गए, है ना। और जिस सेशन में इंट्रोड्यूस किए गए उसी सेशन में पास कर दिए गए, है ना। जैसे कि मानसून सेशन को ही जो 2021 के अंदर मानसून सेशन आया था, उसमें 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो सिर्फ 8 मिनट में पास कर दिया गया। ठीक है, और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था तो थोड़ा इसमें टाइम लगा, बाकी सारे जो बिल्स पास किए गए उसमें सिर्फ पास करने में 8 मिनट लगते हैं, आप समझ रहे हैं, 8 मिनट लग रहे हैं। मतलब 2-3 मिनट तो सिर्फ टॉपिक पढ़ने पर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब पढ़ने में लग जाता है, और 8 मिनट में पूरा बिल ही पास हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जल्दीबाजी में जो है बिल्स पास किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस सिचुएशन है कि आपका जो बिल है, आपका जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पास हो जा रहा है। तो ये जो हालत है ये बहुत ही गंभीर हालत है जी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं बात करता हूँ इसी जो यही मानसून सेशन था उसका बात करते हैं, चलिए। तो इस मानसून सेशन में क्या हुआ था कि इसमें आपका 138th बिल जो आया था, 138th वुमेन रिजर्वेशन को लेके 138th बिल जो आया था, ये बिल जो है जिस सेशन में आया, यानी 18 सितंबर को शायद लाया गया था, और इसी सेशन में 4-5 दिन के अंदर ही इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया। मतलब कोई ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 15th लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 18% जो बिल्स थे वो पास किए गए सेम सेशन में, जबकि 16वीं लोकसभा में ये और ज़्यादा बढ़ गया, 33% हो गया। देखिए, एक तो तरीका होता है आपको आंसर राइटिंग में कि ये आप डेटा डायरेक्ट लिख दीजिए, दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, ग्राफ बना दीजिए एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का, है ना, इस तरीका से आप यहाँ पर लिख दीजिए ईयर, आप यहाँ ईयर लिख दीजिए, इसमें ईयर लिख दीजिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए नंबर ऑफ बिल्स पास्ड इन द सेम सेशन। ठीक है, सेम सेशन। यहाँ पर आप एक ईयर लिख दें, यहाँ पर आप एक ईयर लिख देंगे 15th लोकसभा, 15th लोकसभा। यहाँ पर आप लिख देंगे 16th लोकसभा। यहाँ पर 18% बिल्स पास होते थे, यहाँ पर ये 33% हो गए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 18%, यहाँ पर लिखेंगे 33%। मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को, है ना। उसके बाद लेस नंबर ऑफ बिल्स सेंड टू कमिटीज। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट बिल्स और पॉलिसीज को स्क्रूटनी करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होते हैं, आपको पता ही होगा। कुछ स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होते हैं, आपको पता है। ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का काम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कानून लेकर आ रही है, जो पॉलिसी लेकर आ रही है, उसको डिटेल में स्क्रूटनाइज करेगा, है ना। पार्लियामेंट्री सेशन के जो टाइम है उसके अलावा, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है। अब देखिए होगा क्या है ना कि गवर्नमेंट बिल्स जो आ रहे हैं उस पर पार्लियामेंट्री कमेटीज में डिस्कशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो कमेटीज को जा ही नहीं रही है ना। आप देखिए 12% ऑफ द गवर्नमेंट लीगल प्रोविजन हैव बीन सेंट टू कमिटीज फॉर स्क्रूटनी इन द करंट लोकसभा। अभी जो 17th लोकसभा हमारा चल रहा है ना, 17th लोकसभा 2019 से लेकर 2024 तक, इसमें सिर्फ अभी तक 12% गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो स्क्रूटनी के लिए कमिटीज़ के पास गया। 16th लोकसभा जब 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2019 तक रहा था, तो इसमें 27%, है ना।
71% था ये 15th लोकसभा में। तो आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरीक़ा से होगा, 71%, उसके बाद ये घट के कितना हो गया जी 27%, उसके बाद ये 12%। तो ये एक स्टीप डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट हो ही नहीं रहा है भाई। 20 बिल में सिर्फ 18 बिल्स जो हैं, और 20 में से 18 बिल्स ऐसे पास हुए हैं लोकसभा में जिस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, और जिस पर डिस्कशन हुआ भी उस पर सिर्फ 15 मिनट डिस्कशन। 15 मिनट आप कैसे डिस्कशन कर सकते हैं लोकसभा में? आपको पता है 445 मेंबर्स हैं, 443 मेंबर्स हैं, तो आप सिर्फ 15 मिनट में कैसे डिस्कस करके ख़त्म कर सकते हैं खेल को, है ना। उसके अलावा वर्किंग आवर्स जो है पार्लियामेंट का वो लगातार घटते जा रहा है। आपको पता है 1950s में जब पार्लियामेंट हुआ करती थी तो एवरेज 120 डेज़ साल में मिला करती थी। अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज घट के 33 दिन हो गया है। तो ये भी एक आप ग्राफ बना सकते हैं। लास्ट 10 साल में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा जो है अपना शेड्यूल टाइम से वो 25% कम ही काम किया, मतलब 1/4 भी काम नहीं किया। 2020 में पार्लियामेंट जो सिर्फ 33 दिन के लिए मिला है, जबकि 1950 में 19 जब आज़ाद हुआ था हमारा गवर्नमेंट, जब शुरुआत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, पार्लियामेंट 133 दिन 120 दिन एवरेज बैठती थी। मनी बिल का जो है, मनी बिल के रूट से आपको पता है मनी बिल का खासियत क्या होता है? मनी बिल का खासियत ये होता है कि राज्यसभा को बहुत ही कम पावर दिया गया है। ये सिर्फ लोकसभा में पास होना होता है, राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, सिर्फ डिस्कशन कर सकता है। उसके अलावा 14 डेज़ के अंदर ही इसको वापस भी करना होता है। आप अमेंड कीजिए, जो भी प्रपोजल देना है अपना दे दीजिए, है ना। लोकसभा चाहेगी तो मानेगी, नहीं मानेगी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारा बिल जो मनी बिल की तरह नहीं आना चाहिए था वो भी मनी बिल की तरह ला के और उसको लोकसभा से पास कर दिया जा रहा है, ताकि राज्यसभा में, चूँकि गवर्नमेंट जो है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट है उसका लोकसभा में तो स्ट्रेंथ होता है लेकिन राज्यसभा में स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो राज्यसभा में बिल पास हो नहीं पाता है, तो कानून बन नहीं पाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, और ये पहले भी होता था कि गवर्नमेंट जो है वो इसका एक लूप होल है, लूप होल निकाल लिया। लूप होल क्या है कि बहुत सारा बिल ऐसा जो मनी बिल के कैटेगरी में वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन उसको मनी बिल ला के लोकसभा से पास करा दिया, राज्यसभा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इस सबसे पता चलता है कि हमारा जो लॉज है वो कहीं ना कहीं जो है उस तरीक़ा से पास नहीं हो पा रहा है जिस तरीक़ा से पास होगा, और इसका इम्प्लीकेशन जो है बहुत ही ख़राब होने वाला है। क्या? पहली बात तो अपोजिशन का जो रोल है वो घटते जा रहा है। अपोजिशन का रोल क्या है? सबसे प्राइमरी रोल ये है कि गवर्नमेंट का स्क्रूटनी करना, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना ताकि वो कुछ गलती ना करे, है ना। लेकिन ये जो अपोजिशन का आपने रोल किया है उसको, उसका क्या है, उसका रोल को आपने घटा दिया है, क्योंकि डिबेट हो नहीं रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी में जा नहीं रही है बातें, तो फिर कैसे गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ठहराएंगे। दूसरी बात कि अगर डिस्कशंस होता है तो उससे क्या होता है कि जल्दीबाजी में लिया हुआ जो लेजिस्लेशन होता है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि डिटेल्ड स्क्रूटनी होते हैं, एक एक उसका पहलू का जांच होता है। लेकिन हास्टी लेजिस्लेशन में क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में कोई कानून बना देते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में कानून बनाने से क्या होता है कि जो कोर इशू है इस बिल के पीछे, गवर्नमेंट के जो मनसे हैं वो समझ नहीं आता है किसी को, और टाइम नहीं मिल पाता है पार्लियामेंट को कि उसको रेक्टिफाई कर पाए, उसको सही कर पाए। इससे होता क्या है कि उसी तरीक़ा से बिल्स जो है वो पास हो जाते हैं जो काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स को हो सकता है वायलेट करे, हो सकता है डीपीएसपी के ख़िलाफ़ हो, है ना, या हो सकता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे लूप होल्स हों जिसके कारण जो है पॉलिसी बन भी गया तो उसका सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इससे होता ये है कि चूँकि कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर देता है ये, कभी कभी डीपीएसपी का उल्लंघन कर देता है, तो ऐसे में लोग क्या है कोर्ट्स चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, और लिटिगेशन पर जो है बर्डन वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी लगभग 60,000 केसेज ऑलरेडी पेंडिंग हैं। हमारे जो लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के पास अभी लगभग 3-4 लाख करोड़ केस पेंडिंग है। आपके पास जो लोअर जुडिशरी है उसके पास तो बात ही मत करो, 2-3 करोड़ केस पेंडिंग है। तो अब सोचिए इस तरीक़ा से जब होगा, पार्लियामेंट हास्टी लेजिस्लेशन करके जल्दी जल्दी कानून बना देगा और उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां होंगी, फिर वो जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट ऑलरेडी बर्डन है तो और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सिटीजन को ही इनकन्वीनियंस होगा और काफ़ी ज़्यादा जो कोर्ट है उस पर बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पता है मुद्दा है 10th शेड्यूल का लेके।
टेंथ शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से आया था, आपको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। अब इसमें है क्या कि जो इंडिविजुअल एमपी है उसका अपना ओपिनियन जो है उसको साइड कर दिया गया है, उसको ताके पर रख दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि हर पार्टी का एक व्हिप होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। अब वो जो व्हिप बोलेगा उसी का जो हिसाब किताब है वो चलेगा सारे एमपी पर। तो अगर मान लो कि बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी का कोई भी एक व्हिप चुन लिया गया है लोकसभा के अंदर, अब ये व्हिप साहब जो बोलेंगे बाकी सारे एमपी जो बीजेपी के हैं लोकसभा में उनको उसी के हिसाब से काम करना है। अगर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर वोट देना है तो वो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे, ठीक है। मतलब अपना जो इंडिविजुअल ओपिनियन है वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि आप सही इनपुट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चूँकि उसको मेंबरशिप का खतरा है ना भाई साहब, मेंबरशिप का खतरा है, उसका मेंबरशिप चला जाएगा तो वो इंडिविजुअल ओपिनियन जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, और जो एक वैल्यूएबल कमेंट आ सकता था, वैल्यूएबल सजेशन आ सकता था, वो नहीं आ पाएगा। ए मेजर चंक ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट वॉइस वोटिंग करके पास कर दिया जाता है बिल्स पार्लियामेंट में। काफ़ी सारे ऐसे बिल्स पास कर दिए गए जो वॉइस वोटिंग से पास किए गए। देखिए, दो तरह का वोटिंग होता है पार्लियामेंट में, एक वॉइस वोटिंग होता है और एक डिवीजन वोटिंग होता है। वॉइस वोटिंग ऐसा वोटिंग होता है भाई साहब जिसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं वॉइस वोटिंग में, कि आप जो है जो एमपीज होते हैं उनको अगर फेवर में है किसी बिल के या गवर्नमेंट के किसी डिसीजन पर, तो उनको एस बोलना होता है, एस, ठीक है। और जो नहीं फेवर में होते हैं उनको नो बोलना होता है। अब होता क्या है कि जो स्पीकर है वो बोल देता है कि जो है सपोर्ट में वो एस बोलें, जो नहीं सपोर्ट में नो बोलें। अब स्पीकर को जहाँ लगा कि आवाज़ किसका ज़्यादा आ रहा है, एस का या नोज़ वाले का, अगर नोज़ वाले का आवाज़ ज़्यादा आएगा तो बिल पास नहीं होगा, एस वाले का ज़्यादा होगा तो ये बिल पास हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक ही साथ सारे एमपीज का वोट ले लिया, और इंडिविजुअल एमपी ने क्या कहा, किसी पार्टिकुलर एमपी ने क्या कहा, उसका रिकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉइस वोटिंग होता है। और एक होता है डिवीजन वोटिंग, जिसमें हर इंडिविजुअल एमपी ने किस तरफ वोट किया है उसका रिकॉर्डिंग मिलता है। तो अगर मान लो एक बिल पास हुआ जिस पर डिवीजन वोटिंग हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि 543 एमपीज़ में कितने एमपी जो हैं इसका सपोर्ट किया, कितने एमपी इसका विरोध किया, अपोजिशन किया, कितने जो एमपीज़ थे वो अब्सेंट कर गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी अगर डिवीजन वोटिंग होता है। लेकिन वॉइस वोटिंग में आपको इंडिविजुअल एमपी के बारे में कुछ नहीं पता चलने वाला है। आजकल ट्रेंड चला ये है कि ज़्यादातर जो हमारा पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है वो वॉइस वोटिंग से हो रहा है, डिवीजन वोटिंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे में जो इंडिविजुअल मेंबर है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है इंडिया में, और इसको क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को सही से काम करना हमारा ज़रूरी है। पहली बात तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो इसलिए इंडिया के लिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि ये डाइवर्स ग्रुप, हमारा जो कंट्री क्या है वो डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इसमें ढेर सारे कल्चर, ढेर सारे लैंग्विस्टिक आपको ग्रुप मिलेंगे, काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप मिलेंगे, है ना। तो ये ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, सबके अपने अपने कल्चर हैं, अपना लैंग्वेज है, अटायर है, उनका अपना विचार है। और इतने सारे जो डाइवर्सिफाइड हमारा जो कल्चर और लोग हैं उनका अपना अपना व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसका जो व्यू है वो लॉज में, गवर्नमेंट के जो कानून है और गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है उसमें रिफ्लेक्ट हो। और ये रिफ्लेक्ट कब होगा, जब उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में होंगे, ठीक है। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपको पता है ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमको देता है। तो अगर पार्लियामेंट सही से काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के कामों को चेक करता है, उसको अकाउंटेबल ठहराता है। क्योंकि आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप सारे गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, है ना। तो अगर पार्लियामेंट सही से काम ही नहीं करेगा, सेशंस ही नहीं होंगे, डिबेट ही नहीं होंगे, तो कैसे होगा ये सब काम। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं बन जाए, निरंकुश नहीं बन जाए, है ना, निरंकुश नहीं बन जाए। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाही, कहीं तानाशाह ना बन जाए, निरंकुश ना बन जाए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 74 क्या कहता है, 74 का पारा 1 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो पूरा पावर दिया गया वो एक इंडिविजुअल में नहीं वेस्ट किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्ट किया गया।
है ना। पावर इज वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट सिंगल इंडिविजुअल। अब पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन से सबको रिमूव कर सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्लियामेंट को इफ़िशिएंट काम करना ज़रूरी और क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो होता है वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड होता है। सबको पता होता है कि इस डिसीजन का क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके क्या लूप होल्स हैं, उसको वहीं करेक्ट कर दिया जाता है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा डिबेट्स जो हैं वो एमपीज़ को एक फोरम प्रोवाइड करता है, जिसके से क्या होता है कि अपना ओपिनियन, अपना कंसर्न जो है वो पॉलिसी मेकिंग में अपना रिफ्लेक्ट कर पाएँ और पॉलिसी मेकिंग में बता सकें कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। उसके अलावा जो एमपीज होते हैं वो अपने लोगों के इंटरेस्ट, अपने लोगों का आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, है ना। बीजेपी का अगर कोई एमपी राजस्थान का है, ठीक है, तो राजस्थान का एमपी और अगर कोई एमपी मान लो तमिलनाडु का है, तो ये दोनों का जो अलग एमपी दोनों बीजेपी का है, लेकिन एक तमिलनाडु से एक राजस्थान से आता है, दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे किसी चीज़ को लेके, है ना। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप व्हीप लगा के आप दोनों को एक ही चीज़ पर राज़ी कर लें हमेशा, डंडा लगा के, है ना। तो अगर ऐसे में हम पार्लियामेंट में सही से काम करेगा तो हम ऐसे ऐसे डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट्स को एकोमोडेट करेंगे और पॉलिसी मेकिंग में वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा। क्या कर सकते हैं ताकि पार्लियामेंट का जो सजेशन है, पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग है, जो डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उसको सुधारा जा सके। सबसे पहली बात कि एमपीज़ को और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है ताकि वो गवर्नमेंट को सही से अकाउंटेबल ठहरा सके, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है, ऐसा कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहली बात है, देखो सीजेआई साहब ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल्स और लायर्स जो हैं वो हाउस में काफ़ी कम है। तो ऐसे में क्या, जो हमारा लीगल कम्युनिटी है, हमारा जो लायर है, वो जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जो कन्फाइन कर लिया है इस प्रोफेशन के अंदर ही, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कैन अमेंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो आर्टिकल 118 में जो लिखा हुआ है उसको अमेंड किया जा सकता है। उसमें क्या किया जा सकता है कि ये मैंडेटरी बनाया जा सकता है कि हर बिल को पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास भेजा जाए, और उसमें क्या एक्शन होगा अगर अनरूली मेंबर हो, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कुछ काम करने नहीं देते, तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, उस पर भी हमारा एक कानून बनना चाहिए। जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें ऐसे रूल्स बनने चाहिए। उसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ को देखो, बहुत चर्चा है इस पर, इसको रिव्यू करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात कि इसमें जो व्हीप का यूज होता है इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि व्हीप का होना ज़रूरी है, क्योंकि डीस्टेबलाइज होगा जाएगा गवर्नमेंट, लेकिन इसको कहाँ ज़रूरी कर देना चाहिए, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक इसको लिमिट कर देना चाहिए। उसके अलावा जो स्पीकर को पावर दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, उस पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के। क्यों, क्योंकि पता है स्पीकर को हम मान के चला गया था कि एक न्यूट्रल बॉडी होगा, एक न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग होगा इसका, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको पता है वो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, कर्नाटका के अंदर क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं पार्टीशन जो है इनका रवैया है, इनको जो पार्टी से आते हैं, जो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर टाइम, तो ये इनको जो न्यूट्रल होना चाहिए था वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो नहीं पाते। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हम पावर दे दें तो कहीं ना कहीं वो सही रहेगा। उसके अलावा लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा सकता है कि लेजिस्लेटिव जो गवर्नमेंट लेके आ रही है पीस ऑफ लेजिस्लेशन, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको पहले से असेस किया जाए। एवरी लेजिस्लेटिव प्रोपोजल मस्ट इनकॉर्पोरेट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट ऑफ वाइडर अवेयरनेस एंड सब्सिक्वेंट। मतलब अगर कोई हम कानून बना रहे हैं, कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो उस पर सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर, इन्वायरमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असेसमेंट कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक लेजिस्लेटिव कमेटी हम नया बना सकते हैं जो लेजिस्लेटिव प्लानिंग को ओवरसी करे और कोऑर्डिनेट करे, है ना। इसके अलावा जो अपोजिशन का रोल है ना, उसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम ब्रिटेन के अंदर जैसे एक शैडो कैबिनेट चलता है। शैडो कैबिनेट क्या है, चलिए अभी बीजेपी का सरकार चल रहा है तो इसमें एक फॉरेन मिनिस्टर होगा, एक हमारा होम मिनिस्टर है, एक हमारा जो है डिफेंस मिनिस्टर है, एक हमारा जो है एजुकेशन मिनिस्टर है। शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन भी एक फॉरेन मिनिस्टर ढूंढ लेगा, होम मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक एक्सटर्नल
ये जो भी है एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये क्या करेगा, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जो काम चल रहे हैं उसमें जो इशूज है उसको ये देखेगा। ये जो होम मिनिस्टर शैडो कैबिनेट क्या उन बनाया, अपोजिशन बनाया, ये होम मिनिस्ट्री का जो कुछ गलत चल रहा है काम उसको स्क्रूटनाइज करेगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर इसको करेगा। तो होगा क्या कि एक पैरेलल गवर्नमेंट एक तरह से चल रहा है यहाँ पर, है ना। गवर्नमेंट नहीं कहेंगे लेकिन ये फ्यूचर गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से तैयार हो रहा है। तो हर जो मिनिस्ट्री जो शैडो कैबिनेट में मिनिस्टर बना है उसको पहले से एक्सपर्टीज है ना, उसको लूपहोल्स पहले से पता है, तब ये जब ये गवर्नमेंट में आएगा तो ये काफ़ी इफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो क्या हम इस सिस्टम को इंडिया में भी डेवलप कर सकते हैं, शैडो कैबिनेट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप नोट्स बनाइए, इसका आप ग्राफ बनाइए जहाँ जहाँ भी मैंने बताया है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल करने वाला है। इवन इफ़ ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं एग्जाम में आएगा लेकिन आप इसको इनडायरेक्टली ज़रूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जल्द ही मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक हम सारे लगभग 75-80 टॉपिक्स हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं, ताकि GS3 को हम मुकम्मल तरीके से, इवन GS1 का भी जो इंटरनेशनल रिलेशन का एरिया है उसको हम काफ़ी मुकम्मल तरीके से कवर कर पाए, ठीक है। तो अभी तक तो आपको पता ही होगा कि ये वीडियो आपको कितना मज़ेदार लगा और कितना आपको पसंद आया। आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया, और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अपडेट मिले जब नया टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू, थैंक यू।